हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि कल से 50 क्वेश्चन का डिस्कशन एडिटोरिया का जो न्यू बुक है जिसमें 5000 क्वेश्चन है और इसमें 100 सेट है, वही सीरीज को आपको स्टार्ट किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इसमें जो भी दिया गया है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आप में जरूर पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन है आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीपीसीएस, ये सब एग्जाम के लिए है। और रेलवे के और एसएससी जो एग्जाम वनडे होता है उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो क्वेश्चन है अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कल मैं फर्स्ट नंबर सेट डाला था और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आप लोग रिस्पांस देते रहेंगे। तो मैं 3 सीरीज चलाऊंगा। सुबह में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन और शाम को आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव 6:30 बजे चलता है, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट होइएगा, क्योंकि शाम को जो ग्रुप डिस्कशन चलता है उसमें आपको घटना चक्र का बुक ही चलाया जाता है। चारों आपको साइंस का बुक घटना चक्र, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, चारों बुक घटना चक्र का चलता है और उसमें जल्द ही करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे लाभ मिले। तो आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा नंबर सेट लाया हूं और दूसरा नंबर सेट का डिस्कशन आपके सामने करेंगे। और जो भी देखिए किसी भी सेट को आप बनाएं तो उसका डिस्कशन जरूर कीजिए। और इसमें आपको सबसे पहले आप वीडियो देखकर सेट को बना लें, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके सेट को बना लें, उसके बाद वीडियो देखकर मिला लें। और उसके बाद आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तब आपको तैयारी का पता चल जाएगा कि आपका नंबर अगर 40 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अगर 35 नंबर आपका आ रहा है तो थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है, बीपीएससी 68वीं का एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो आगामी वैकेंसी आने वाली है उसमें यह सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए आइए सेशन के शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यानी कि विदेशी को नहीं प्राप्त है, भारतीय को प्राप्त है? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। और ऑप्शन डी की बात करें तो उपयुक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी अनुच्छेद भारतीय को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश की बात कहा गया है। 16 की बात करें तो लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है और इसमें 6 प्रकार का मूल अधिकार भी दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सारे कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों को कम से कम उम्र सीमा की बात करें तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसकी 1/4 नहीं, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे पद स्थापित होते हैं। तो इस तरह सभी कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि धन विधेयक के बाद अनुच्छेद 110 में कहा गया है और राज्यसभा की बात अनुच्छेद आपको 80 में कहा गया है। 14 दिनों तक आपको इसको राज्यसभा में रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिकार रहा हो। उसकी आयु का कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसमें आपको सही पूछा गया है, तो एक सही है लेकिन आपको 2 गलत है, क्योंकि 2 ऐसे गलत है
कि उसकी आयु सीमा का कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, अधिकतम दिया गया है 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वित्तीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बात कही गई है। अभी तक वित्तीय आपात भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लागू हुआ है। एक आपको 1962 भारत चाइना युद्ध हुआ था, एक आपको 1971 और तीसरा आपको 1975 में हुआ है। तो राष्ट्रीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 352 में है और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 में है। तो ये तीनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनुमोदन करने के संकल्प के सदन में दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 2 माह। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। जो पहली बार 1962 में, 1963 में, 1964 में और 1961 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1963 में लाया गया था। 1963 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 1962 की बात करें तो भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1964 में एफसीआई की स्थापना हुई थी और यूटीआई की भी स्थापना आपको 1964 में हुई थी और 1961 में नेम की स्थापना जिसका मुख्यालय बेलग्रेड में है, नासिर और टीटो के द्वारा की गया था। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद का उपबंध किया गया है। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह भाग 4 में है। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व की बात कहा गया है। तो इसमें उपबंध किया गया अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 38 में और अनुच्छेद 39 में। और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 37 में इस बात को कहा गया है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39 में पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान वेतन की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि की सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात कहा गया है। तो इस तरह आप सारे अनुच्छेद को अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। 1987 में, 1991 में, 1992 में और 1998 में। तो चलैया समिति का गठन आपको 1991 में किया गया था। 1992 की बात करें तो सेबी को संवैधानिक दर्जा मिला था। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की स्थापना की बात करेगा तो 1988 में सेबी की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी कि चमड़ा उत्पादन से है। भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति और गोल्डन क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। और धूसर क्रांति, काली क्रांति और गोल्डन क्रांति आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये तीनों का संबंध किससे है। काली क्रांति आपको डीजल बायोडीजल से है। एक धन जो आसानी से विदेश में आता है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी और हॉट मनी। ये आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है, इसको समझकर ही बनाया जाता है, इसे हॉट मनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदन करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय। और ऑप्शन डी की बात करें तो कृषि उपज मंडी समिति। तो कौन इसका निर्देशित करता है, तो आपको आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था।
तो सरकारी पदों का त्याग, विदेशी मामले का बहिष्कार, अदालतों के वकीलों के द्वारा बहिष्कार और सरकारी वाहन से यात्रा करने पर पाबंदी। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा गया है, तो कभी भी क्वेश्चन में ध्यान देना है, नहीं पूछा है तो सरकारी वाहनों की यात्रा में पाबंदी। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ था? तो दांडी मार्च की शुरुआत की बात करें तो 5 मार्च 1930 को हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। इसमें 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं के कालक्रम सही नहीं है। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, यह बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको 7 सितंबर 1931, ये भी आपको बिल्कुल सही है। इसमें आपसे गलत पूछा जा रहा है। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 और भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, कहीं कहीं आपको 9 अगस्त। तो यही गलत है, ऑप्शन डी इसका गलत होगा। गलत पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 और 6 नवंबर 1943, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 में इसका अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1828 में नियम 12 के द्वारा, 1829 में नियम 17 के द्वारा, 1828 में नियम 17 के द्वारा और 1829 में नियम 12 के द्वारा। देखिए ऑप्शन को इतना कम्प्लीटेड बनाया गया है कि स्टूडेंट कंफ्यूजन में गलती कर दे। तो आपको सब चीज़ याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, वाहबियों का विद्रोह कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं है? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं है? पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव और प्रतिहार। तो इसमें शामिल पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो आपको पल्लव नहीं है, लेकिन पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे और पल्लव वंश के संस्थापक आपको श्री विष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शव को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शव को सिर किस दिशा में रखे जाते हैं? यहाँ सिंधु सभ्यता की बात पूछा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर की तरफ। अभी भी वैसा ही किया भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय को विभाजन किया गया था? देखिए बौद्ध धर्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बीपीएससी जो 67 प्रीलिम्स री एग्जाम 30 सितंबर के हुआ था उसमें प्रथम बौद्ध संगति पूछा था। तो इसमें पूछ रहा है कि किस में 2 भागों में विभक्त हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, उसी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। प्रथम आपको हुआ था राजगीर में, दूसरा आपको वैशाली में और तीसरा आपको पाटलिपुत्र के अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी, पुनपुन नदी, ऋजुपालिका नदी और ऑप्शन डी की बात करें तो भागीरथी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की बात करें तो महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था।
कुंडलवन आपको वैशाली में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। और निरंजना नदी के किनारे जो कि बोध गया में पड़ता है, वहाँ महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कच्छयायन, संजय वेलपुत्र, मौखलीपुत्र और पूर्णन कश्यप। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपको मौखलीपुत्र थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जहांगीर को, अकबर को, शाहजहां को और औरंगजेब को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, शाहजहां के स्थापत्य कला को स्वर्णिम काल कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है और हिंदी का स्वर्णकाल अकबर को कहा जाता है। औरंगजेब की बात करें तो इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है और औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? सेना के अधिकारी, पत्राचार विभाग के प्रमुख, राजस्व अधिकारी और आचरण की अधिकारी। तो कौन था मुगल काल में मुहतसिब कौन था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, आचरण का अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 25, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने अर्ज राजस्व विभाग, दान विभाग, सैन्य विभाग और पत्राचार विभाग। तो दीवाने अर्ज की बात करें तो दीवाने अर्ज आपको सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्ज फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था, जो कि एक खैरात कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट जल्दी में गलती इस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो किसके शासनकाल में थे? तो यह अकबर के शासनकाल में आपको बसावन और दसवंत दोनों थे। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ऐसा शासक था कि अपने ज़िंदगी में वह लड़खड़ाते हुए जिया और शेर शाह सूरी ने उसे हराया था और वो दिल्ली छोड़कर भाग गया था और पुनः गद्दी पर वह 1556 में बैठा था। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और शाहजहां का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ अब आइए क्वेश्चन मिलाना है। एक तरफ परमाणु विद्युत गृह है और दूसरे तरफ राज्य है। ऐसा क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी एग्जाम होता है उसमें हायर लेवल का एग्जाम उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए, एक तरफ राज्य का नाम है और एक तरफ आपको परमाणु विद्युत गृह का नाम है। तो पूछ रहा है कि नरौरा आपको कहाँ पे है, कुणुनकल कहाँ पे है, काकरापाड़ा कहाँ पे है और तारापुर कहाँ पे है। तो सबसे पहले मिलाएंगे काकरापाड़ा। आपको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत नहीं है, कौन सा सही नहीं है। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, मिलान नहीं पूछा है, पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो आपको नरौरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है, काकरापाड़ा आपको गुजरात बिल्कुल सही है और तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? तो कुणुनकल जो है यहाँ पर कर्नाटक नहीं, आपको तमिलनाडु होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? जो 38वीं समानांतर रेखा है कौन कौन देश के मध्य में है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका एवं कनाडा और ऑप्शन डी की बात करें तो जर्मनी एवं फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। अमेरिका और कनाडा को 49वीं समानांतर रेखा अलग करता है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? पूछा गया कि कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम ही होना चाहिए न ही ज़्यादा होना चाहिए और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जलने पर ज़्यादा से अवशिष्ट हानिकारक गैस उत्सर्जन होना चाहिए, ये गलत है। आइए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं।
30 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ आपको विटामिन का नाम दिया है और दूसरे तरफ उससे होने वाला रोग दिया है, तो मिलाना है। तो विटामिन B7, विटामिन B12 और विटामिन ई और विटामिन के। तो इसमें इसका आंसर क्या हो गया, आइए देखते हैं। विटामिन ई की बात करें तो इसमें बंझापन होता है, यानी कि C का 4 हो जाएगा। विटामिन के कारण रक्त थका जमता है। और विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 के कारण रक्त क्षीणता होता है। और विटामिन B7 के कारण बालों का झड़ना होता है। तो A का 3, B का 1, C का 4 और D का 3। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन किस में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का इकाई क्या होता है। स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई और प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई से किया जाता है। प्रकाश वर्ष आपको दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। निकट दृष्टि दोष, वर्णदाता, ब्रेन ट्यूमर और घेंघा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वर्णदाता, वो पुरुषों की तुलना में महिला में बहुत कम होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 33, हीमोग्लोबिन बाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यह ऑक्सीजन का वहन करता है हीमोग्लोबिन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद आर्गन पाया जाता है, तब सबसे लास्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है। देखिए, इस 50 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज में आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, हर चैप्टर को यहाँ पर किया गया है कवर, और लोक नृत्य भी किया गया है। सब चीज़ इस सेट से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। वीडियो को कभी भी बीच में आप स्किप नहीं कीजिएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। एक दिन में आप एक ही वीडियो देखिए, लेकिन आपको अच्छा से फायदा होना चाहिए। ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन सी विकिरण और ऑप्शन डी की बात करें तो गुप्त ऊष्मा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित में से कोशिका के अंगों में से किसे न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो केंद्रिका में, हरित लवक में, राइबोसोम में और जीव द्रव में। तो किसमें नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी, इसमें जीव द्रव में नहीं पाया जाता है, लेकिन हरित लवक, केंद्रिका और राइबोसोम में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। पूछा कि ए का अच्छा स्रोत नहीं है। मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत में गुर्दे और ऑप्शन डी की बात करें तो आम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। मछली में भी विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है, पालक में भी विटामिन ए पाया जाता है, और आम में भी, जब पका हुआ आम आप खाइएगा तो उसमें आपको विटामिन ए ही पाया जाता है, और कच्चा आम खाइएगा तो उसमें विटामिन आपको सी पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक तरफ आपको सूची 1 दिया है और दूसरी तरफ आपको सूची 2 दिया है। तब पूछ रहा है, एक तरफ प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक आपको ओम होता है, विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है, और पावर का वाट होता है, और बल का न्यूटन होता है। तो 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन
1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 के 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। आइए क्वेश्चन नंबर 38, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम, लिथियम, पारा और कॉपर। तो सबसे घनत्व कम वाला आपको लिथियम है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। पारा का संकेत Hg होता है और इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 80 होता है। और कॉपर का Cu होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपको 29 होता है। ये सब भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह कृत्रिम बहुलक और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सही है, तो आपको ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी भी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो किसी भी रासायनिक गुण के तत्व को इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 41, देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम पर स्थित है? जो देवप्रयाग है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी, गंगा और अलकनंदा और ऑप्शन डी की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा। 5 गो प्रयाग है और पांचों प्रयाग को आप अच्छे से याद रखेंगे, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, गुप्त प्रयाग, विष्णु प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा के बीच से गुजरती है? निम्नलिखित में कौन सा कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरता है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जो भारत के कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के राज्य से भारत के कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरता है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो क्रम से आपको याद होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व सबसे पहले गुजरात, उसके बाद आपको राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये क्रम से आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में गलती होने की संभावना नहीं होगी। कभी कभी आपके एग्जाम में क्रम भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सवाना के घास स्थल में, टुंड्रा बायोम में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में और ऑप्शन डी की बात करें तो मैंग्रोव वन में। तो कहाँ पे पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन इसमें सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन में इस सेट में आपको 10 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि कौन इसमें सही नहीं है। और स्टूडेंट करते क्या है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सही मार के चले जाएंगे। जब उस एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे तो अंत में उनको पछतावा होती है कि क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़े। तो सेट इसीलिए मारा जाता है कि ये सब गलतियाँ आपकी दूर हो जाएगी, तो वहाँ भी आपसे गलती नहीं होगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो गलत को चुनना है। तो गलत इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर और अलगुआस। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अलगुआस नहीं है, लेकिन हम्बोल्ट, बेंजुएला और लेब्राडोर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है?
गोदावरी, कावेरी, बेंगई और कृष्णा। तो दक्षिण भारत की गंगा यहाँ पर पूछा गया, तो दक्षिण भारत की गंगा आपको कावेरी क्यों कहा जाता है। यहीं पर क्वेश्चन रहता दक्षिण का गंगा तो आपको गोदावरी हो जाता, दक्षिण का वृद्ध गंगा गोदावरी हो जाता। और सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की आपको जो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर आपको 1401 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है, जो कि महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलता है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर ही है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, तो भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान और जंगली आग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि अच्छे से ही पढ़कर आंसर देना है, कौन सुमेलित नहीं है। तकला मकान चीन, थार भारत, आटाकामा चिली और गिबन्स अफ्रीका। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी है, गिबन अफ्रीका नहीं है, तकला मकान चीन में है, थार भारत में है और आटाकामा भी आपको चिली में है। आइए क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों को या व्यक्तियों को होना। ऑप्शन बी कह रहा है श्रमिक या व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर पर कार्य मिलना। ऑप्शन सी कह रहा है व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति के कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में सभी। तो इसमें पूछा गया कि कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों को कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। क्वेश्चन नंबर 50, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि सेकंड नंबर सेट का। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा प्रस्ताव की जाती है। ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सही है, तो इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट जो दिया है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो आइए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य जो इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है वो काफ़ी आपके एग्जाम के दृष्टि से उसको रामबाण समझ के अच्छे से याद कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो एक तरफ प्रमुख दर्शन उसके और परावर्तक, एक तरफ आपको दर्शन दिया गया है और दूसरे तरफ प्रवर्तक दिया गया है। तो कह रहा है कि योग दर्शन आपको पतंजलि से है, न्याय दर्शन गौतम बुद्ध से है और सांख्य दर्शन आपको कपिल से है। चावर्क की बात करें तो चावर्क आपको चावर्क से है और वैश्विक दर्शन आपको कनाड से है, वैश्विक दर्शन आपको कनाड से है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी है और उत्तर मीमांसा की बात करें तो बद्रायण है। यहाँ से बीपीएससी 66वीं में क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछने की संभावना है। विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक, विभिन्न संप्रदाय है और उनके संस्थापक है, और ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आजीवक संप्रदाय के जो थे मौखली पुत्र गोसाल थे, आपको सेट में भी यह क्वेश्चन मिला था, आप देखे होंगे। अनिश्चयवादी से संजय वेठल पुत्र थे, अनिश्चयवादी से आपको संजय वेठल पुत्र थे। और भौतिकवादी से पकुग कच्यान थे, पकुग कच्यान थे, आपको ऑप्शन में जरूर ये सब मिला होगा। घोर अक्रियावादी से आपको पूर्ण कश्यप है,
जहां पर मौखिक टेस्ट वाला क्वेश्चन है वहां पे ये चारों ऑप्शन मिला है, आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। तो घोर अभिक्रियावादी आपको पूर्ण कश्यप है। तो इस तरह मैंने आपके सामने आज 50 क्वेश्चन का सेट नंबर 2 का डिस्कशन किया हूं, जो कि काफ़ी किफ़ायती तरीका से डिस्कशन किया जाता है और इसमें चारों ऑप्शन के हर संभव प्रयास किया जाता है कि बताया जाए। और थोड़ा देखिए वीडियो लंबा होगा, जब आप वीडियो क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन कीजिएगा तो वीडियो लंबा होना वाजिब सी बात है, तो इसमें घबराना नहीं है। आपको 40 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन और स्मरणीय तथ्य दोनों को डिस्कशन के साथ आपके सामने पेश कर दिया जाएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी आपको सीरीज चलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन और बिहार SSC का सेट प्रैक्टिस संभवतः आज स्टार्ट हो जाएगा। उसका सूचना टेलीग्राम में और PDF डाल दिया जाएगा और उसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। आप वहां से सेट बनाइएगा, उसके बाद डिस्कशन जरूर मिलाइएगा और शाम को 6:30 बजे आप ग्रुप डिस्कशन लाइव में जरूर पार्टिसिपेट होइएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन, तब तक के लिए धन्यवाद।